अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 500 रुपये या 1000 निवेश कर रहा है तो करोड़पति कितने साल में बन सकता है? हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है 15-15-15 का 15,000 रुपया 15 साल के लिए और 15% का हिसाब से, तो 12 से 15 साल में उसका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाता है। अच्छा, आम लोगों की एक धारणा होती है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है, ये सही है? कि म्यूचुअल फंड के लिए कहा जाता है ये बड़ा जोखिम भरा होता है, तो क्या जो युवा हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट का दोनों में से क्या बेहतर होगा? आपका कार्य क्षेत्र गोवा है और आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रयागराज रही है, तो ये कैसा समन्वय बना है? आप प्रयागराज से गोवा तक कैसे पहुंचे? पिताजी हमारे गोवा में थे, कार्यरत थे, तो हमारी स्वास्थ्य सही नहीं थी उस समय, तो उन्होंने मुझे गोवा बुलाया। प्रातः स्मरणीय आदरणीय हमारे गुरुजी श्री राजन जी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है। नमस्कार, मैं हूं विनोद द्विवेदी और आप देख रहे हैं द विनोद पॉडकास्ट, जहां बात होती है सच, संवाद और सरोकार की। आज का यह पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो अपने जीवन में पैसे का निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो अर्थ युग है इसमें बिना पैसे के, बिना बचत के कुछ नहीं होना है। और सामान्य से जीवन शैली में यदि बचत अच्छी हुई है तो हमारा फ्यूचर ब्राइट रहता है। आज हमारे साथ इन सब विषयों पे बात करने के लिए फाइनेंस के एक्सपर्ट श्रेया म्यूचुअल फंड प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर संतोष मिश्रा जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। आपका गोवा से लेकर के और प्रयागराज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। बिना देर किए बात करते हैं आज के अपने खास मेहमान से और स्वागत करते हैं उनका आज के इस कार्यक्रम में। संतोष जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आपका कार्य क्षेत्र गोवा है और आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रयागराज रही है, तो ये कैसा समन्वय बना? आप प्रयागराज से गोवा तक कैसे पहुँचे? सर, बेसिकली हम लोग प्रयागराज के हंडिया तहसील के सिद्धवार ग्राम के निवासी हैं। हमारे दादाजी और पिताजी सब हमारे मूल निवासी हम सिद्धवार ग्राम से हैं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी सिद्धवार से ही हुई है। उसके बाद 10वीं तक हमारी शिक्षा यहाँ पे हुई है। चूँकि पिताजी हमारे गोवा में थे, कार्यरत थे, तो हमारी स्वास्थ्य सही नहीं थी उस समय, तो उन्होंने मुझे गोवा बुलाया कि आप गोवा आइए, वहाँ पे हम आपका स्वास्थ्य के रिलेटेड डॉक्टर्स को भी सब इम्प्रूवमेंट करेंगे, देखेंगे। तो फिर बाद में मैं वहाँ चला गया। फिर मेरा एडमिशन उन्होंने वहाँ पे 10वीं के बाद 11वीं से मेरा एडमिशन भी उन्होंने वहाँ पे करवा दिया। तो मेरी शिक्षा, फिर ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया। फिर बाद में मैंने MBA किया फाइनेंस में। उसके बाद फिर मेरी जर्नी, जो हमारे सभी भाइयों का होता है कि आप स्ट्रगल शुरू होता है जब आप अपना हर युवा के लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट रहता है कि वो अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर कर सके। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि हमको फाइनेंस के सेक्टर में ही अपने कैरियर को मैं एजुकेशन होने के बाद फिर जॉब के लिए हमने इंटरव्यूज वो सभी हम देने लगे। तो फिर सबसे पहले मेरा जॉब IDBI बैंक में मुझे लग गया, तो मैं एज अ क्लैरिकल जॉब वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और फिर वहाँ पे चूँकि मैं कैशियर था तो मुझे कैश का ही सारी जिम्मेदारी वहाँ पे था, लेकिन कैश के अलावा भी मैं कस्टमर से बहुत अच्छा मेरा इंटरेक्शन होता था। तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स अपने अकाउंट ओपनिंग करते थे, तो हमारे जो शाखा प्रबंधक थे उन्होंने बोला कि तुम कैश के लिए नहीं बने हो, आप वहाँ से बाहर आ जाइए। तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुझे शिफ्ट कर दिया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, हम धीरे धीरे कार्य करते गए। फिर प्रमोशन, फिर वहाँ से मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, वो भी फाइनेंस की कंपनी थी, म्यूचुअल फंड्स की कंपनी थी, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। फिर वहाँ से करने के बाद फिर 10 साल फिर मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फिर वहाँ से मैंने वो छोड़ के अपना वो काम हमने छोड़ के फिर अपना खुद का व्यवसाय हमने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे स्टार्ट किया। अच्छा, जैसे आपका ये जो फाइनेंस के क्षेत्र में, इसके लिए आपको मोटिवेशन क्या किसी व्यक्ति के द्वारा मिला या आपके मन में स्वतः उत्पन्न हुआ कि हमें
म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में या जो है सर, चूंकि हम लोग एक मध्यम वर्ग से आते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कभी भी अपने जीवन में बड़ा निवेश कर नहीं पाते हैं। क्योंकि हम जब अपने करियर को स्टार्ट करते हैं तब से हमारे पास दायित्व बहुत सारे रहते हैं। तो हमारे सोच में ये था कि हमारे जैसे लोग जो स्ट्रगल हम लोग कर रहे थे, वैसे लोग शुरू से अगर हम निवेश करें, सही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट भी करते हैं, तो हम जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप देखें सर, तो 20 वर्ष से लेके 40 वर्ष का जो समय है, 20 वर्ष जो आपका समय है, वो आपका पुरुषार्थ का समय होता है जी। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है सिर्फ अपने जैसे हम लाइबिलिटीज़ अपना क्रिएट कर लिए, लोन्स, हमने हाउसिंग लोन ले लिया, तो हमारे ज़्यादातर सेविंग सब वहाँ पे चली जाती है, तो हमारी सेविंग अल्टीमेट हो नहीं पाती। तो मेरे मन में ये था कि जैसे हम लोगों ने स्ट्रगल करा है, वैसे हमारे जो नए नवयुवक हैं जो अपने लिए अच्छे बेहतर जीवन की तलाश कर रहे हैं, तो उनको हम क्यों ना एक अच्छे सलाह हम लोग दें और उसी रास्ते से हम लोग को एक मोटिवेशन। एक प्रश्न यहाँ मेरे मन में आया है इसी विषय को लेकर, हालांकि भी इस पर चर्चा भी करेंगे। आजकल के जो युवा हैं उन्हें बहुत जल्दी अमीर बनने की लगी रहती है जी। तो क्या उनके लिए म्यूचुअल फंड, चूँकि म्यूचुअल फंड के लिए कहा जाता है ये बड़ा जोखिम भरा होता है, रिस्क भी है, तो क्या रिस्क वास्तव में है? क्या इसको अपनाया जा सकता है या फिक्स डिपॉजिट जैसे जो व्यवस्थाएं हैं बचत करने की, वो दोनों में से क्या बेहतर होगा, म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट? हाँ, देखिए सर, आज के डेट में अगर आप देखें, आज की तारीख में देखें तो म्यूचुअल फंड्स का अपना एक भी महत्व है, फिक्स डिपॉजिट का अपना महत्व है। अभी हमारे जीवन में जैसे हम बैलेंस लाइफ हम कैसे करते हैं कि हमें सारे चीज़ों का समन्वय होना ज़रूरी है। जैसे हमारे भोजन में हम सभी चीज़ों को लेते हैं, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें कार्ब भी चाहिए, हमें फैट भी चाहिए, तो उसी हिसाब से हमारे निवेश का जो लाइफ साइकिल है उसमें हमें फिक्स डिपॉजिट की भी ज़रूरत है, जो कि आपकी इमरजेंसी में आपको काम आ सकता है। वहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको इमरजेंसी के लिए वो पैसे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आपको निवेश करना है, वो तो फिक्स डिपॉजिट आपकी सेविंग्स हो गई, म्यूचुअल फंड जो हो गया वो आपका निवेश है। तो जब आप निवेश करेंगे तभी आपका पैसा ग्रो करेगा, बढ़ेगा। क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह से हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है उस पैसे को वो उतना ग्रो नहीं दे सकता जो हमें वास्तव में ज़रूरत है। तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है हमारे नव युवकों के लिए जो अपने लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या हैं, मीडियम टर्म प्लान्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या। तो हम क्या करते हैं, हम एक गोल सेटअप करते हैं बच्चों के साथ, हम जो भी जिनको भी प्लान्स करने होते हैं, जो नए युवा हैं जिनको जॉब करते हैं और उनको छोटे सेविंग, छोटे सैलरीज पे सेविंग स्टार्ट करनी होती है, तो हम उनके गोल्स डिसाइड करते हैं पहले। फिर उसके बाद उनको हम सलाह करते हैं कि वो किस स्कीम में या कुछ निवेश कहाँ पे उनको किया जाए। तो अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से आपको दोनों की ज़रूरत है। आपने इमरजेंसी में अपने फिक्स डिपॉजिट्स की भी ज़रूरत है आपको, और साथ में निवेश और आपको पैसे अगर आपको बढ़ाने हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की भी ज़रूरत है। अच्छा, जो सामान्य दर्शक हैं उनके लिए एक आपने यहाँ प्रश्न दे दिया है कि बचत और निवेश ये दो अलग अलग सब चल रहे हैं, इनमें क्या अंतर है? सरल तरीके से अगर जो दर्शक हमारे समझना चाहें तो कैसे इसको समझें? बचत में आप अगर अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं तो वो आपकी बचत है। मतलब पैसा हमारा जो था वो लगभग वैसा ही रहता है, वैसा ही थोड़ा रहेगा, बहुत उसमें 2% 3% जो आपको वार्षिक में इंटरेस्ट ब्याज मिल जाता है वो आपकी सेविंग्स है। वही पैसा अगर आपने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसमें अभी फिक्स डिपॉजिट के जैसे स्कीम्स हैं, उसमें भी ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, उसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न्स के ऑप्शंस हैं। तो जब आप उसको निवेश करते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप पैसे को अपने बचत करते हैं तो उसको हम निवेश बोलते हैं। तो आपका बचत में आपको 3 से 4% मिलता है, वही हमारे म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े अच्छे मिलते हैं। मतलब कि आपको रेंज बाउंड अगर आप देखें हमारे निफ्टी का जो रिकॉर्ड है पिछले 5 साल को, तो 15 से 20%, 15% तो एवरेज रिटर्न्स बना है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड CAGR अगर 12% का भी लेता हूँ तो वो आपके महंगाई से भी बेटर है और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। तो निवेश करना बहुत ज़रूरी है आज के रेट में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 2 लाख या 4 लाख का फिक्स डिपॉजिट करता है, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में अगर वो धन 2 गुना होता है, हालांकि अभी तो जो ब्याज दर चल रही है उसमें तो संभव नहीं है,
क्या महंगाई के साथ, चूँकि महंगाई भी बढ़ रही है और जो फिक्स डिपॉजिट में जो अमाउंट बन रहा है, क्या वो महंगाई से राहत देगा या उसी के इक्विवेलेंट ही रह जाता है? देखिए सर, आज के डेट में अगर देखें तो हमारी महंगाई, जो मैं हमेशा जब कंपेयर करता हूं तो मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करता हूं। फूड इन्फ्लेशन मतलब हमारा 10 से 12% के हिसाब से महंगाई दर बढ़ती है। हमारे जो फिक्स डिपॉजिट है वो 6% से 7% मैक्सिमम ऑन हायर साइड आपको मिल जाता है। तो आप हमेशा 4% महंगाई दर से नीचे हैं। तो डे बाय डे आपके पैसे का जो डीवैल्यूएशन है वो होते जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि अभी हमारा अगर लास्ट 30 साल का अगर हम इतिहास देखें तो जो भी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स है या हमारा जो मार्केट है, वो एवरेज 15% का रिटर्न्स आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए और इन्फ्लेशन को बीट करने का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको म्यूचुअल फंड के जरिए मिल जाता है। और हम लोग अच्छे सलाह करते हैं जिससे कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स आप अचीव कर सकें प्लान्स के। जैसे वर्तमान समय में जो लोग निवेश करना चाहते हैं, लोगों का ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट करना बड़े लोगों का काम है। एक सामान्य वेतनभोगी व्यक्ति 10-12 हज़ार जो मंथली कमा रहा है, क्या वो भी इन सब में निवेश कर सकता है? बहुत सही आपने प्रश्न पूछा सर। एक कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसके पास 100 रुपया भी अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है महीने का, तो 100 रुपये से भी वो म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकता है। अगर आप देखिए, आपको अगर आपके पास समझिए कि 10,000 रुपया है, अब 10,000 रुपया तो हम सीधे किसी भी समूह को नहीं दे सकते कि आप ये लीजिए और मुझे मालिकाना हक दीजिए आपके पास। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो 10,000 रुपया भी हम 50 से 60 कंपनीज को इन्वेस्ट करते हैं जो हमारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो उसमें आपके पास रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है और आपका रिवार्ड भी मैक्सिमाइज हो जाता है। अगर आप देखें तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, हमारे भारत में जो 50 बड़ी कंपनियां हैं उनको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। तो हमारे पास अगर आपके पास 1,000 रुपया है या 10,000 रुपया है तो भी आप टॉप 50 में कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे सामान्य वर्ग के लोग जितने भी हैं, जिनको कुछ नहीं पता है इन्वेस्ट के बारे में, वो भी सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आम लोगों की एक धारणा होती है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है जी, क्या ये सही है? ये सर वही बात करते हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता है। तो जिनका जोखिमों भरा रहता है, ऐसा जो सेंटेंस चलता है इसके साथ में, वो क्या है फिर? जोखिम तो हर जगह है सर। वो जोखिम क्या है, किस चीज़ का है? जोखिम ये है कि अगर आपके प्लान्स 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम 10 साल की प्लान की बात करते हैं, और अगर आपको अगले महीने पैसा अगर आपको निकालना है तो हो सकता है कि आपके वैल्यूज आपको ना मिले, क्योंकि ये मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपका पैसा बाजार के जो कंपनीज हैं जो वहाँ पे लग जाता है, तो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म में आपको रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर किसी का 5 साल 10 साल 15 साल का होराइजन है, उनको कभी कोई रिस्क नहीं होता है। उनको अभी हमारे पास आज के रेट में 1200 से ज़्यादा निवेशक हैं हमारे पास। हम 200 करोड़ हैंडल कर रहे हैं आज की, हमारी जो टोटल डिपॉजिट्स है म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास वो 200 करोड़ है। उसमें से सर हमारे पास 70 लोग ऐसे हैं, 70 हमारे जो निवेशक हैं उनका पोर्टफोलियो मोर देन 1 करोड़ है। और ये सारे निवेशक ऐसे हैं जो हमारे सामान्य वर्ग के, हमारे जैसे लोग हैं, लो इनकम ग्रुप के जैसे लोग हैं, वो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ये हमारी एक्चुअल हमारी कमाई है। क्योंकि जब कोई एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति के पासबुक पे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो दिखता है तो उससे जो हमको आशीर्वाद मिलता है वो हमारी रियल सेटिस्फैक्शन है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे पास एक गैस टेक्नीशियन है, उनका सपना था कि मुझे ताजमहल जैसा घर बनाना है। तो मैंने बोला आप छोटा छोटा निवेश करते जाइए और आप उसको वहीं देखना है कि आपने कितना ग्रो हो गया, क्या वैल्यूएशन हो गया। और उन्होंने मेरे पास कोविड से स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, आज उनका निवेश 1 करोड़ से ऊपर है। तो ये हमारे लिए असली कमाई मेरी ये है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके हमने घर का सपना कंप्लीट किया है। बहुत सारे लोग हैं निवेशक जिनका सपना था कि मेरे पास भी अच्छा घर हो, लेकिन बड़ा अमाउंट तो कभी उनके पास नहीं था। तो छोटे छोटे निवेश करके किसी ने अपने मैरिज कंप्लीट किया है, किसी बच्चे का अपना घर बनाया हुआ है। तो बहुत सारे ऑलमोस्ट 70 लोग हमारे पास है पोर्टफोलियो में है, जो कि मोर देन 10 ईयर्स से हमारे पास हैं और उनके गोल प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे सर ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जिनका दादाजी का
इन्वेस्टमेंट हमने देख रहे हैं, उनके बेटे का भी हम देख रहे हैं और उनके बेटे का भी, तो 2-3 पीढ़ियों का भी हम निवेश देख रहे हैं। लंबा अनुभव भी हो रहा है जी, तो इस तरह से हमारी जो फैमिलीज का सेटिस्फैक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। जैसा सर अभी आपने जितना कहा इसमें, तो मुझे ये लगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। जी, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 500 रुपये या 1000 वो हर महीने निवेश कर रहा है, तो करोड़पति कितने साल में बन सकता है? देखिए सर, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी प्रक्रिया होती है, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि मुझे तुरंत कोई चीज़ मिल जाए तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो जब कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल रही, माने कुछ तो वहाँ पे चीज़ें सही नहीं है। तो निवेश जो होता है वो लॉन्ग टर्म की प्रक्रिया है और ये काफ़ी बोरिंग गेम होता है। इसमें तो आपको जो चीज़ नहीं अच्छा लगा, निवेश किसी को भी नहीं अच्छा लगता, सेविंग करना बहुत टफ काम है, खर्चे करना तो बहुत आसान है। तो अगर आप 1000 रुपये से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 20 से 25 साल में आपको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको स्टेप अप SIP हमारे पास ऑप्शन है, धैर्य बना के रखना पड़ेगा और हर साल 10% आपको अपना बढ़ाते रहना है, तब जाके आप 20 से 25 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सर, 15-15-15 का। अच्छा, 15,000 रुपया 15 साल के लिए और 15% का हिसाब से। अगर आप 15-15 का 15 का फॉर्मूला समझो किसी ने कर दिया तो 12 से 15 साल में उसका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाता है। अच्छा, ये जो 15 आपने कहा, ये 15,000 क्या है? 15,000 1 महीने का SIP जो होता है, हम लोग SIP कहते हैं उसको, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, इस पे भी 15,000 का अगर कोई व्यक्ति 15,000 का महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 15 साल के लिए कर रहा है, तो उसका जो है पोर्टफोलियो 1 CR बन जाता है। और ये में जो हमारा एवरेज रिटर्न है 12% की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो मार्केट है वो एवरेज 15% तो ऊपर नीचे भी होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो एवरेज है लास्ट 30 साल का जो एवरेज है वो 15% है, लेकिन हम 12% से कैलकुलेट कर रहे हैं कि वर्स्ट के सिनारियो में अगर हम 12% भी कैलकुलेट करते हैं तो भी 15 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो उसका बन सकता है। उसके बाद हम उसको SWP बोलते हैं हम लोग, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। 15,000 रुपये उसने महीना महीना डाल दिया, 15 साल के बाद वो 1 लाख रुपए अगर महीना निकालता है तो भी उसको साल का 12 लाख रुपए निकालेगा, और 1 करोड़ का जो उसका पोर्टफोलियो है वो भी उसको रिटर्न्स बनाते रहेगा, क्योंकि 1 साल में एक साथ तो पैसा निकालेगा नहीं, तो वो भी उसको पोर्टफोलियो में ऐड होता रहेगा। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कुछ कंपनियां या बैंकें हैं वो एक साथ में आपसे निवेश कराते हैं, एक साथ में, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आप 5 साल जमा किए, फिर 30-35 सालों के बाद में आपको 1 करोड़ देते हैं, तो ये बेनिफिशियल है या हर महीने निवेश करते जाएं? वो दोनों में जल्दी में कौन बनेगा? जी, देखिए सर, सारे रास्ते एक ही हैं। अगर आप आज के डेट में आपके पास पैसा 1 लाख है तो 1 लाख आज ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आज की जो रेट है, आज का जो मूल्य है वो आपको मिल जाएगा। और जो आपको महीना महीना जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बाजार हमेशा जो है एक ही सर्कल में नहीं जाता है, वर्टिकल नहीं जाता है, हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता है। तो हर एक अप एंड डाउन में भी आपको रेट्स मिलते रहते हैं, माने हर महीने आप बाइंग कर रहे हो। अब जैसे पिछले 2 साल का समय अगर आप देख लें तो बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा है, तो उसमें जो भी निवेशक महीना महीना इन्वेस्ट कर रहा है वो कंस्टेंटली पैसे डालते जा रहा है। बाजार भले नीचे लेकिन उसकी बाइंग चालू है, तो वो SIP भी मोड अच्छा है और वन टाइम भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट रहेंगे, 5 साल 10 साल अगर आप समय दे रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और हमारा भारतवर्ष ही एक ऐसी प्रॉमिसिंग कंट्री है जहाँ पे आपको पैसे एक्चुअल बन के जाएंगे। अगला 20 साल, अगला 25 साल जो है हमारे भारत का है, क्योंकि हम कंजम्पशन ड्रिवन बाजार हैं। हमारे पास हम कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे पास सब कुछ है। आप कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आप देखिए, कोई भी आप गाड़ी खरीदने जाइए 6 महीने का वेटिंग है। आप आईफोन लॉन्च होता है इंडिया में, 6 महीने का वेटिंग है। तो कोई भी चीज़ आप सेक्टर देख लीजिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, टूरिज्म देख लीजिए, हर एक सेक्टर में हमारी ग्रोथ है। लास्ट 10 सालों में इंफ्रा में हमने जिस तरह से काम किया है, इनकम टैक्स में आपको 12 लाख की छूट है अभी, तो वो जो बूस्ट है उसमें जो पैसा आपके पास बचेगा निवेशक के हाथ में, या तो वो खर्च करेगा या तो वो निवेश करेगा। तो दोनों तरीकों से हमारे इकोनॉमी में पैसा आने वाला है, नया पैसा। GST के जो रिफॉर्म्स हैं उससे हमारे जो नए पैसे का स्रोत है वो आने वाला है। तो ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। SIP क्या है? SIP एक निवेश का माध्यम है, तरीका है। जैसे अगर मेरे पास एक समय का पैसा नहीं है, एक वन टाइम पैसा नहीं है, तो मैं
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम इसको बोलते हैं। मैं तो इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट विद पेशेंस बोलता हूँ। आप सही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करिए विद पेशेंस। और सबसे ज़रूरी है सर कि आपका जो एडवाइज़र है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप किसके जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। तो सही एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है, सारथी जरूरी अब एक है। समस्या ये भी है, जो निवेश करना चाहेंगे, जो नए निवेशक होंगे, उनके लिए समस्या बनेगी कि सही एडवाइज़र कैसे चुनें, कैसे पता करें कि ये सही एडवाइज़र है, और इसमें विसंगतियां क्या आती हैं, सही नहीं मिला तो क्या होगा? देखिए सर, सही एडवाइज़र कैसे मिलता है कि आप देखें कि आप किसके पास निवेश कर रहे हैं। जैसे अभी अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो आप क्या करेंगे? क्या आप मेडिकल स्टोर से जाके खरीदेंगे या किसी सर्जन के पास आप जाएंगे या किसी रजिस्टर्ड जो उस लायक है या जो रजिस्टर्ड है डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, वहाँ जाएंगे आप। तो उसी तरह से निवेश भी है। अगर आपको निवेश करना है तो आप डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो सारी सुविधाएं, वो सारी एक्सपर्टाइज नहीं है। हम एकलव्य नहीं है कि हम ऐसी सारी चीज़ें खुद से पढ़ लेंगे या कर लेंगे, क्योंकि आप अपने कार्य के एक्सपर्ट हो सकते हैं, निवेश के नहीं हो सकते। तो निवेश के लिए आप सही एडवाइजर के पास जाइए जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है। आप अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने सैलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आप सोचिए। निवेश का आपका जो एक्सपर्ट बंदा है वो कर लेगा। तो मेरे हिसाब से सारथी जरूरी है। अच्छा निवेशक के अगर बनना है तो आपको अच्छा सारथी का होना जरूरी है। जैसे कि इस विषय में लेकर के, हालांकि लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, हम लोगों के पास भी बहुत आए हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मार्केट गिरता है, उठता है। लोगों को इस बात का डर रहता है कि कहीं मार्केट गिरा तो मेरा पैसा डूब गया। तो ये पैसा कैसे डूब जाता है? ऐसा तो नहीं कि मार्केट हमेशा गिरा रहता है। अगर आप सर देखें हमारे भारतवर्ष में कोई भी बाजार, जब कभी भी बाजार नीचे जाता है या बाजार नीचे की तरफ जाता है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 18 महीने का सर्कल होता है। और आपको लॉस कब होता है? जब आप उस लॉस को ले लेते हो तब आपको लॉस होता है। अगर आपने कोई सामान आपने खरीदा है, उस सामान को जब अगर आपने समझिए 100 रुपए में कोई आपने सामान खरीदा है, अब जब बाजार में उसका भाव 80 रुपया हो गया तो आप क्या उसको बेचोगे? नहीं बेचोगे। तो आप इंतजार करोगे जब 100 से 120 हो जाए या 130 हो जाए या 200 हो जाए तब हम उसको सेल करेंगे। तो लॉस ऐसे नहीं होता है, जब आप लॉस लेते हो तब आपको लॉस होता है। अगर आप नहीं एग्जिट कर रहे हो, नहीं आप निकल रहे हो वहां से निवेश से, जैसे आपने कोई कहीं पे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया तो आप नहीं सेल करेंगे। तो वैसे ही हमारा म्यूचुअल फंड भी है, वैसे ही हमारा इक्विटी निवेश भी वैसा ही है। तो हमें लॉन्ग टर्म अगर हम हैं तो हमें कभी लॉस नहीं होता। वो सिर्फ एक नोशनल लॉस की बात हम लोग करते हैं। कुछ लोगों का मानना रहता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना या म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से क्या बेहतर रहता है? देखिए, दोनों की अपने फ़ायदे और नुकसान भी हैं। गोल्ड में आप अगर सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चूँकि हमारे पास गोल्ड को लेके एक इमोशनल वैल्यूज़ हमारे अंदर है कि हम अगर गोल्ड खरीद लिए तो हम उसको सेल नहीं करेंगे। तो कोई अगर इमरजेंसी आ गई, आकस्मिक कोई ज़रूरत पड़ गई तो हम गोल्ड सेल नहीं करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में ETFs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें आपको फिजिकल गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी और 24 कैरेट का जो रेट रहेगा वही आपको ETFs में मिल जाएगा। और वो हाईली लिक्विड है, कभी भी आपको चाहिए तो आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो आप फिजिकल गोल्ड भी आपके पास होना चाहिए, साथ साथ आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे करना है तो आप डिजिटल गोल्ड जो हमारे ETFs और म्यूचुअल फंड्स हैं उसके थ्रू आप निवेश कर सकते हो। और गोल्ड भी सर एक बैलेंस होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 100% गोल्ड भी सही नहीं है, बिकॉज गोल्ड इंटरनेशनल असेट्स है। तो उसमें आपको सारा एक ही जगह पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना वो सही राय नहीं होगी। तो आपको बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। क्या हर व्यक्ति के लिए म्यूचुअल फंड, हर व्यक्ति के लिए है? हर व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है? जी बिल्कुल सर। आज के डेट में अगर आप देखें सर तो हमारे पास भारत में 8 करोड़ निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप सोचिए अगर 140 करोड़ में से 8 करोड़ निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, और हमारा जो म्यूचुअल फंड का डिपॉजिट साइज है वो 85 लाख करोड़ है आज के डेट में। 2010 में यही 20 लाख करोड़ था। तो 20 लाख, आज 15 साल में वो 20 लाख से आज 85 लाख करोड़ पे हम लोग हैं। तो हमारे पास अभी 8 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। आप सोचिए अगर हम 50 करोड़ लोग इन्वेस्ट करने लगे
तो हमारा भारत कहाँ जाएगा और हमारा निवेश कैसे हो। तो ये म्यूचुअल फंड हर एक इंसान के लिए है जिसको कुछ नहीं पता है इक्विटीज़ के बारे में या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आप उसके थ्रू आप अपना नेविगेशन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपने 15 साल का गोल किया है अपने या 20 साल का गोल किया और आप एग्जिट कर रहे हो जल्दी से, तो वो एक चीज़ आपको रिस्क का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे जिसके लिए आपने वो इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि जो आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में नहीं टच करना है या नहीं उसको विड्रॉ करना है, वही पैसा आपने इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू। बाकी तो आपको लिक्विड असेट्स में रखना है, एफडीज में आप रख सकते हो, या जो लिक्विड असेट्स है उसमें आप पैसा रखें तो आपकी इमरजेंसी वहाँ से क्लियर हो सकती है। म्यूचुअल फंड कब से शुरू कर देना चाहिए? क्या उम्र होनी चाहिए म्यूचुअल फंड शुरू करने की? म्यूचुअल फंड्स तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि अगर बच्चा छोटा है, माइनर है, तो उसके पेरेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं डे 1 से। अगर अर्निंग मेंबर है, एज लॉन्ग एज यू स्टार्ट अर्निंग, वहाँ से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 100 रुपये महीना तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, 10 रुपये दिन का तो कोई भी डाल सकता है। मतलब SIP जितना जल्दी उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। अगर कोई लड़का आज के डेट में नया बच्चा, अगर समझिए कि 20 साल में अगर उन्होंने SIP से स्टार्ट किया, 60 साल में तो उनके पास कम से कम नहीं तो एक 10 से 15 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा, तो ही कैन रिटायर इजीली। आज के रेट में सर एक चीज़ है कि जैसे बचत में तो उतना संभव नहीं है, बचत में संभव नहीं है, तो क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होती है वो 6वें 7वें साल से कंपाउंडिंग शुरू होता है, तो लॉन्गर द पीरियड लॉन्गर द कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो जी, लोगों के मन में कई और प्रश्न आते हैं निवेश को लेकर के। फिक्स डिपॉजिट करें, बैंकों में जमा करें, FD कर लें, सोना खरीद लें, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में लोग बड़ा कम सोचते हैं। ये क्या जागरूकता की कमी है, या आप जैसे जो एक्सपर्ट हैं, आम लोगों को आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे कि वो निवेश के लिए थोड़े से प्रोत्साहित हों और निवेश को बढ़ावा दें, न कि सामान्य सी बचत करने के लिए? जी सर, आज के रेट में थोड़ा सा ये है कि अभी ग्रामीण इलाके में अभी निवेश का, म्यूचुअल फंड्स का उतना अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह से आज के डेट में अवेयरनेस हुई है, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा वे ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका बन रहा है और लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे पास नए बच्चे भी, नए लड़के जो अभी नए जॉब में रहते हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका भी स्टार्ट है। तो आई थिंक ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है, और अगर जल्दी से स्टार्ट करें तो वो अच्छा है। अब हम आपसे कुछ थोड़े आपके व्यक्तिगत प्रश्न पूछेंगे। आपके मन में ये जो निवेश, लोगों को परामर्श देना, इन सब से संबंधित जो विचारधारा बनी, उस विचारधारा का आपने एक मूर्त रूप दिया, श्रेया म्यूचुअल फंड प्राइवेट लिमिटेड आपने स्थापित की। इसके पीछे क्या, कौन प्रेरक रहा है, और कैसे आपको ये लगा कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम और लोगों की भी हेल्प कर सकें? ये विचार कैसे आया कि जी, तो मेरा सोच यही था कि जिस तरह से मैं एक ग्रामीण इलाके से आया हुआ हूँ, जिस तरह से हमने स्ट्रगल देखी है अपने जीवन में, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस स्ट्रगल को ना देखे, तो हम लोगों को इस तरह से बता पाएँ कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, आर्थिक आज़ादी भी एक हमारे पास मन में था कि हम अपने सभी जिसको हम पहुंच पाएँ, जिनके पास हम लोग जा सकें, उनको एक आर्थिक आज़ादी की कॉन्सेप्ट को हम लोग समझा पाएँ। तो अभी आज के डेट में मेरे पास 3 ब्रांचेज हैं। गोवा में हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, मिर्ज़ापुर में हमारे पास 1 ब्रांच है। तो अभी हम लोग अपने शाखाओं के जरिए अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं कि हम आगे से आगे और बढ़ाएं, और मेरा अगले 3 सालों में 100 शाखा खोलने का एक विचार है। हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप जो है, सामान्य लोग जो इस निवेश से बचते हैं या उनको लगता है कि बहुत रिस्क वाला काम है, जोखिम भरा है, उनको भी इस बात से अवगत कराया जाए, उनमें भी जागरूकता लाई जाए और वो भी अपने जीवन में बड़ा आदमी बनने का सपना देख सके। जैसे आपकी ये जो कंपनी है, इसमें आपका साथ और कौन कौन लोग देते हैं? जी, इस समय आज के डेट में मेरे पास मेरी वाइफ रंजना है, वो भी हमारी डायरेक्टर हैं कंपनी में। तो मैं एक डायरेक्टर हूँ, मेरी वाइफ रंजना भी एक डायरेक्टर है, हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल तो 20 हमारे पास स्टाफ हैं जो अलग अलग ब्रांचेस में काम कार्यरत हैं, और अभी हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है
हमें सबको जागरूक करना है। नीचे लक्ष्य बड़ा है तक लेकिन साथ अच्छा है, साथ अच्छा है, हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं जी उनका सही से जो है निर्वहन भी हो रहा है। जी दर्शकों, जो आज के हमारे मेहमान हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि इनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रयागराज रही है और प्रयाग की माटी का ये प्रभाव है कि उनमें आध्यात्मिक चेतना निश्चित मिलेगी। हम अपने मेहमान से बात करेंगे। आपका जितना भी मैंने पीछे का प्रोफाइल देखा है बड़ा भक्तिमय रहा है, तो ये आपके जीवन में आध्यात्म कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ सर तो पारिवारिक एक हमारा संस्कार है कि हम लोग शुरू से ही आध्यात्म के थ्रू जुड़े हैं। हमारे पारिवारिक जो हमारे पूर्वज हैं सभी आध्यात्म से ही जुड़े हैं, क्योंकि हम प्रयागराज की धरती से आते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रयाग और काशी के मध्य में हमारा गांव है, हमारा निवास है। तो हमारे दादाजी के से उनकी जो संस्कार थे, उनकी जो अनुशासन थी, तो धर्म के प्रति शुरू से ही लगाव रहा है, बचपन से ही लगाव रहा है। हमारे प्रातः स्मरणीय आदरणीय हमारे गुरुजी श्री राजन जी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है और उनको हम 2016 से हम उनको अनुसरण कर रहे हैं उनके। अच्छा, जैसे अभी आप के द्वारा संभवतः 2023 में आपने पूज्य राजन जी महाराज की राम कथा गोवा में कराई थी। इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सर, हमारे माता पिता का हमारा एक सपना था कि उनको हम सभी तीर्थों का दर्शन कराएं। तो हमारे पिताजी और माताजी को हमने 2017 से तीर्थों का यात्रा शुरू किया कि जब तक वो अपने पैर पे हैं, वो जा सकते हैं तो चले जाएं। तो उनकी कोई भी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इसीलिए मैं और मेरे भाई हिमांशु जी, तो हम दोनों मिलके उनको तीर्थ उनका करवाना स्टार्ट किया। तो 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, जितना भी भारत में कर सकते हैं वो उन दोनों ने कंप्लीट किया। फिर महाराज जी को तो हम फॉलो करते थे। फिर 2021 में हमारी मुलाकात महाराज जी से हुई नागपुर में। फिर उनके आशीर्वाद से 2023 में हमने उनको, हमारे माता पिता को पूर्णाहुति के रूप में श्री राम कथा सुना के गोवा के धरती पे, और हमने उनका संकल्प कंप्लीट किया। तो यही प्रेरणा थी। हालांकि इससे पहले मैं एक और पॉडकास्ट किया था, उसमें भी आपकी चर्चा आई थी जी कि गोवा की धरती पे राम कथा है। जी, ये एक विलक्षण संयोग है और आपके द्वारा ये प्रयास किया गया, सराहनीय भी है। जैसे आपने राजन जी महाराज की कथा कराई थी, बड़ा आयोजन है जी, तमाम चुनौतियाँ आई होंगी, कैसे हैंडल किए थे? उस समय तो हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में, तो हम लोग महाराज जी से यही पूछते थे, महाराज कैसे होगा? बोले कि आप बाबू करते रहो, हो जाएगा, राघव जी करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। तो उसी प्रेरणा से हमने स्टार्ट किया। और उस समय हम तो प्रचार भी नहीं कर पाए थे अपने कथा की, क्योंकि विषम परिस्थितियाँ थी वहाँ पे। हमें सहयोग कम मिला वहाँ पे, इन द सेंस कि ये तो हमारी लोग उस पारिवारिक कथा थी, नहीं थे संभवतः, लेकिन वहाँ पे लोगों का सपोर्ट नहीं मिला प्रचार के तौर पे। हम तो आर्थिक रूप से सहयोग नहीं मांग रहे थे, लेकिन प्रचार के लिए भी लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो लेकिन और अच्छा हुआ, उसका रूप और अच्छा हो गया। तो हमारे महाराज जी का चरण ऐसा ही है कि वो जहाँ भी जाएंगे तो उनके लिए लोग तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। नहीं, महाराज जी की कथाओं का या महाराज जी का इतना आत्मीय प्रभाव है जो उनसे मिलता है, वो उन्हीं का होके रह जाता है। बिल्कुल, ये उनका स्वभाव है और राघव जी की कृपा है। जैसे अभी आपके द्वारा क्या अभी भविष्य में भी कुछ ऐसे धार्मिक आयोजन होने हैं क्या? सर, हमारी एक और कथा होने वाली है 12 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक, पूज्य 2026 जी 2026 में पूज्य गौरांगी गौरी जी के द्वारा हमारे निवास स्थान सिद्धवार ग्राम में होने वाली है, पहाड़िया प्रयागराज में। तो ये हम हमारे पूर्वजों को गया ले जाने के उपलक्ष्य में हमने ये आयोजन किया हुआ है। तो 12 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर 2026 से लेके 18 अक्टूबर 2026 तक श्रीमद् भागवत की कथा सिद्धवार की धरती पे हमारे निवास पे होने वाली है। तो आपके माध्यम से मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा है। जैसे कि गौरांगी गौरी जी पूज्या जी का वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो आजकल प्रभाव बढ़ रहा है। श्रीमद् भागवत कथा की बहुत प्रकांड विद्वान हैं, बहुत सरस प्रवक्ता हैं। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि पूज्या गौरांगी जी से ही हमें श्रीमद् भागवत कथा
अपने पिताश्री को, माताश्री को सुनानी है? जी सर, हम लोगों ने जब हमारे पिताजी के भाव आया उनको कि हमें गया जाना है, तो हम लोग जैसे कि कहते हैं, हम सबके कथाएं तो देखते ही रहते हैं, अभी यूट्यूब पे तो आते ही रहते जी। हैं। तो इनका हमारी पूज्या जी का तो कथा हम लोग सुनते ही रहते थे, भागवत कथा। तो हमने और 3-4 लोग और हमारे जो विशेष यहाँ पे कथा में करते हैं, तो उनसे सबसे मेरी बात हुई। लेकिन इनके यहाँ मेरी जब बात हुई हमारे रजन पांडे जी से, तो उन्होंने बहुत ही सरल भाव से जो है मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया, और पूज्या देवी जी से भी मेरी बात कराई। तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हमने बोला कि अब इनसे ही हमें करवाना है, तो कथा हमने उनके पास ही करा। हाँ, एक सरस प्रवक्ता बहुत है ही श्रीमद् सरल, भागवत की, बहुत ही सरल और बहुत ही सरल तरीके से भागवत जैसे ग्रंथ को जी सरल तरीके से आम जनमानस के लिए सुलभ कराना, ये उनकी एक विशेष जो है प्रतिभा है। और हम सबका ये सौभाग्य भी है कि इतने सरल तरीके से श्रीमद् भागवत हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में हम लोग संस्कृत जैसे विषय बड़े कम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में आपके द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये कथा कब से कब तक प्रस्तावित है? ये कथा 12 अक्टूबर 2026 से लेके 18 अक्टूबर 2026 तक आयोजन में हमने प्रस्तावित किया है। इस कथा की क्या क्या तैयारियां हुई हैं और क्या तैयारियां होनी हैं? सर, अभी हमारी इस कथा के लिए तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि सर्वपूर्व निर्धारित है, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। लास्ट हमारा जो है 20 सितंबर से एक्चुअल में पंडाल वगैरह जो भी हमारा सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। आजकल कथाओं में आमंत्रण वितरण एक परंपरा बनी हुई है, और लोग बृहत स्तर पर आमंत्रण वितरण करते हैं। क्या आपके द्वारा भी कुछ ऐसा प्लान किया गया है कि आप अपने क्षेत्र में आम लोगों को भी इस कथा में सादर आमंत्रित करने के लिए कुछ ऐसा अभियान चलाएंगे? देखिए सर, ये तो भगवान की कथा है, तो इसमें तो अगर आप आमंत्रण नहीं भी देंगे तो भी आपके साथ जो एक्चुअल में बेनिफिशियरी हैं वो ज़रूर उनको उसका लाभ लेंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं तो आपके ज़रिए सभी को प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग इस कथा में आइए और अपने आप को, जीवन को सार्थक बनाइए इस कथा के। बिना पूर्ण प्रताप उदित हुए जी भगवत नाम चर्चा श्रवण करने का लाभ मिलना, ये हमारे क्षेत्र में सर ऐसी कथाएं अभी हुई नहीं है जी। तो जब हमने गोवा में महाराज जी की कथा कराई तो सब लोग बोलने लगे, यार सब आप गोवा में ही करिएगा, आपके लिए क्षेत्र के लिए आप क्या कर रहे हो। तो फिर ये अवसर हमें पूज्य देवी जी ने दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रवासी भी उसका लाभ उठाएं, और सब लोग आएंगे, और सभी हमारे क्षेत्र में सब एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके, कब कथा शुरू होगी। जब भी मैं गांव जाता हूं सब लोग यही बोलते हैं। तो हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब काफ़ी उत्सुक है उस चीज़ को आगे देखने के लिए। नहीं, हमारी भी शुभकामनाएं हैं, और हम अपने दर्शकों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया जा रहा है, आप सब लोग बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का पुण्य लाभ अर्जित करें। सर, जैसे कि जीवन में सफल होने के लिए कुछ न कुछ तो मूल मंत्र होते हैं। आज के युवाओं को आप सफलता के कौन से मूल मंत्र देना चाहेंगे? सर, जीवन में सफल होने के लिए आपको अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन और लक्ष्य, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है, और उसकी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अनुशासन की ज़रूरत है आपको। तो जो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेगा और जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन में रहेगा, वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो ये तो मेरा जो अनुभव है वो यही है सर आज के दिन में, कि आप अनुशासन और लक्ष्य के थ्रू आप कर सकते हैं। युवाओं को आध्यात्म से जोड़ना या युवाओं में आध्यात्म की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये अनिवार्य है आज के समय में? आपको ये लगता है कि हाँ, युवाओं में आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप अपने धर्म को भूल जाएंगे तो आपको समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। आज के डेट में ये बहुत ही कड़वी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आध्यात्म को जोड़ना, भजन में जोड़ना, इन सब चीज़ों में जुड़ने के लिए उनको लगता है कि ये पुराने लोग करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने धर्म को भूल जाएंगे, अपने संस्कारों को भूल जाएंगे, तो हमें समाप्त होने के लिए समय नहीं लगेगा।
तो हमारा एक ही निवेदन है सभी माता पिता, सभी लोगों से, कि अपने बच्चों को आप पढ़ाई भी कराइए, मॉडर्न भी कराइए, साथ साथ अपने धर्म की भी शिक्षा दीजिए, जिससे कि वो अपने जीवन को पालन करें और उसको सफल बना सकें। सर, अगर एक शब्द में आपको अगर अपना पूरा जीवन कहना हो तो आप क्या कहेंगे? सरल और अनुशासन, 2 चीज़ आपको फॉलो करना है, बस यही है। आपको सरल रहना है, अनुशासन में रहना है, बस यही। सर, आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। जैसा कि आपने कहा कि आप एक सामान्य से परिवार से निकल करके और आज निवेश के क्षेत्र में आपने इतना बड़ा नाम किया है। जो आम जनमानस है उसे भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपके जो निवेश से संबंधित जो जानकारी थी वो भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही रोचक रहेगी और बहुत लाभदायक होगी। मुझे लगता है कि हाँ, ये उनके बहुत काम का है। और आपके आध्यात्मिक विचारों को सुन करके भी आज हम लोगों को भी ये एहसास हुआ है कि आध्यात्म के मार्ग में चलते हुए भी हम सांसारिक वस्तुओं या लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने निवेश के क्षेत्र में तो अपना नाम ऊंचा किया ही है, आध्यात्म के क्षेत्र में भी उनकी एक विशेष रुचि रही है। अपनी सांस्कृतिक भूमि जो प्रयागराज रही है उसकी माटी का भी नाम उन्होंने गोवा की धरती पर स्थापित किया है। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ और जानेंगे बहुत सारी रोचक बातें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।